जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का वीडियो जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वह है हिंदी व्याकरण का पार्ट 2। पार्ट 1 है जो कि हो चुका है। आप उस वीडियो को चैनल पर जा कर के देख सकते हैं। आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा, आप वहां से उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, आज के सेशन में जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो कवर करने वाले हैं विशेषण, समास और संधि विच्छेद। बाकी जो हिंदी व्याकरण के चैप्टर्स हैं वो मैंने पहले वीडियो में कवर कर चुका है, आप जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी का आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। जितने भी बच्चे हैं जिनका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होना बाकी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। आप थोड़े से ही समय में यहाँ से कम से कम 2 से 4 मार्क्स आसानी से गेन कर सकते हैं। तो साथियों, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी मटेरियल के लिए यदि आपको कोई मटेरियल चाहिए और PDF नोट्स कुछ भी चाहिए उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का फ्रेंड्स लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहाँ से जा कर के टेलीग्राम चैनल बाकी जो भी आपको मटेरियल चाहिए उसके लिए आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिएगा, एक लाइक ज़रूर करिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आज जो हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में कवर करने वाले हैं विशेषण, समास और संधि विच्छेद। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है फ्रेंड्स वो है विशेषण का। आप सबसे पहले उसको क्या करते हैं, सबसे पहले उसका डेफिनेशन देखते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। और इसी सेशन में फ्रेंड्स आपसे यह भी डिस्कस किया जाएगा कि आपके जो एग्ज़ाम में है उसमें सवाल किस तरीके से आते हैं। ठीक है, सबसे पहला है फ्रेंड्स आज का जो वीडियो है वो है सबसे पहला चैप्टर आपका है विशेषण का। विशेषण किसको कहते हैं? तो साथियों, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह गाय भूरी है। तो यह जो भूरी है फ्रेंड्स वह क्या है? गाय की विशेषता बता रही है। तो यह भूरी क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? ये जो भूरी है वो आपका विशेषण हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, आम खट्टे हैं। तो ये जो खट्टे हैं फ्रेंड्स यह आम की विशेषता बता रही है। तो ये जो खट्टे है यह क्या हो जाएगा? यह आपका विशेषण हो जाएगा। और आम क्या है फ्रेंड्स? वह आगे देखते हैं कि आम क्या हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है, देखिए आप विशेष्य। विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे विशेष्य कहते हैं। अब देखिए इसके आगे है कि तो उसमें जो ये इसमें जो भूरी है फ्रेंड्स यह विशेषण है। और ये जो गाय है यह क्या है? यह विशेष है। भूरी जो है वो विशेषण है और यह गाय जो है यह क्या है? यह आपका विशेष हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका, देखिए एक होता है प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है फ्रेंड्स? प्रविशेषण वह होता है, क्या होता है कि कभी कभी विशेषणों के भी विशेषण बोले बोले और लिखे जाते हैं। तो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? वह प्रविशेषण कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह लड़की बहुत अच्छी है। ठीक है, तो यह अच्छी जो है यह विशेषण है और अच्छी का भी विशेषता बता रहा है क्या? बहुत। तो यह क्या हो गया? बहुत जो हो गया यह प्रविशेषण हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं कि क्या है। विशेषण के प्रकार हैं। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? आप देख रहे हैं विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, उसके बाद है फ्रेंड्स आपका परिणामवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण और व्यक्तिवाचक विशेषण। बारी बारी से सबका डिफिनेशन देखेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहला है आपका देखिए गुणवाचक विशेषण। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण दोष, रंग रूप, आकार, स्वाद, दशा, अवस्था, स्थान आदि की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ओवरऑल बात कहने का मतलब ये हुआ कि जो शब्द किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण या अवगुण कुछ भी कह ले उसको बताता हो उसे क्या कहते हैं? उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए गुण जो बता रहा है वह एक अच्छा आदमी है। तो यहाँ पर क्या हो गया फ्रेंड्स? यह जो हो गया यह जो विशेषण है अच्छा जो है यह क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अब रंग बता रहा है फ्रेंड्स काला टोपी है। तो यह काला क्या है? यह भी एक गुणवाचक विशेषण है। लाल रुमाल है, इसमें कौन सा विशेषण फ्रेंड्स? इसमें भी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। अगला है आपका संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जैसा कि आप नाम में ही देख पा रहे होंगे संख्यावाचक विशेषण
संख्यावाचक विशेषण क्या होता है फ्रेंड्स? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 5 हथौड़े, 3 वसूले, 5 छोटी हथौड़ियाँ, ये जो सारे संख्या है ये कौन सा विशेषण है? ये सारे जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए संख्यावाचक के भी दो भेद होते हैं। ठीक है। संख्यावाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। सबसे पहला होता है एक निश्चित संख्यावाचक होता है, एक अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है। तो जो निश्चित संख्यावाचक होता है उसमें संख्या निश्चित होती है और जो अनिश्चित संख्यावाचक है उसमें संख्या का कोई निश्चित मान नहीं होता है। ठीक है। अगला है परिणामवाचक विशेषण। अब ये क्या होता है? जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु के माप तौल संबंधी विशेषता का बोध होता है वे परिणामवाचक विशेषण कहलाते हैं। यह क्या होता है? यह किसी वस्तु की नाप या तौल का बोध कराता है। फॉर एग्जाम्पल सेर भर दूध, तोला भर सोना, थोड़ा पानी इत्यादि, ये जो सारे हैं ये क्या है? परिणामवाचक विशेषण है। ठीक है। परिणामवाचक विशेषण के भी दो भेद होते हैं, एक निश्चित होता है और एक अनिश्चित होता है। ठीक है। निश्चित में जो कि आपको क्वांटिटी बताया जाएगा और अनिश्चित में जो कि क्वांटिटी नहीं बताया जाएगा, थोड़ा सा कुछ ये रहेगा। और निश्चित में क्या रहेगा? 2 किलो, 5 लीटर, 2 तोला सोना, इस तरीके के रहेगा। ठीक है। अगला है आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब ये क्या होता है? देखिए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं या जो शब्द सर्वनाम होते हुए भी किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता को प्रकट करें उन्हें क्या कहते हैं? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वह नौकर नहीं आया, तो वह क्या यहाँ क्या कर रहा है? संकेत दे रहा है। वह नौकर नहीं आया। यह घोड़ा अच्छा है, यह क्या हो गया? संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है। अगला है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। ये क्या होता है? ये जिन विशेषण शब्द की रचना व्यक्तिवाचक संज्ञा से होती है उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलाहाबाद से हुआ है क्या? इलाहाबादी। जयपुर से जयपुरी। उदाहरण के लिए इलाहाबादी अमरूद जो होते हैं क्या होते हैं? मीठे होते हैं। तो यह जो इलाहाबादी है वह क्या है? व्यक्तिवाचक विशेषण है। अब देखिए आपसे सवाल ऐसे पूछा जाएगा, संज्ञा से विशेषण में बदलना है। ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे कि इस संज्ञा का विशेषण क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल उपयोग का विशेषण क्या होगा? उपयोग का उपयोगी हो जाएगा। आदर का क्या होगा? आदर का आदरणीय। अर्थ का आर्थिक विशेषण बन जाएगा। तो आपसे जो है एग्जाम में सवाल इस तरीके से पूछे जाएंगे। क्या होगा? आपसे जो एग्जाम में सवाल है फ्रेंड्स वो इस तरीके से पूछे जाएगा। ये इस तरीके से आपके एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है। अगला है आपका देखिए सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना। सर्वनाम से विशेषण शब्दों की रचना कैसे करना है? देखिए आपके सामने सर्वनाम दे दिया जाएगा और बोलेगा कि इस सर्वनाम का विशेषण कौन होगा। आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, चारों में से जो सही रहेगा आपको क्या करना है? वो टिक आउट करना है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कोई सर्वनाम है उसका विशेषण क्या होगा? कोई का कोई सा, कौन का कैसा, मैं का मेरा या मुझसा, तुम का तुम्हारा, जो का जैसा। इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है। अब देखिए यहाँ नेक्स्ट है क्रिया से क्रिया से आपको विशेषण की रचना करना। फॉर एग्जाम्पल आपको देखिए, फॉर एग्जाम्पल पद से क्या हो जाएगा? पद से पतित हो जाएगा। खेलना से खिलाड़ी, लड़ना से लड़ाकू, सड़ना से सड़ियल। इस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं हम लोग फ्रेंड्स। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा समास। ठीक है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो हमारा है समास। समास किसे कहते हैं? तो देखिए दो या अधिक शब्दों या पदों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को सामसायिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। एक बार फिर देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए दो या दो से अधिक शब्दों या पदों का जो परस्पर संबंध होता है, संबंध को बताने वाला जो शब्द होता है या प्रत्यय का लोप होने पर उन दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को क्या कहते हैं? उस शब्द को सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसे क्या कहते हैं? उसे समास कहते हैं। ठीक है। उदाहरण के तौर पर आगे समझेंगे हम लोग। फिलहाल देखते हैं कि समास के मुख्य 7 भेद होते हैं। सबसे पहला जो है तत्पुरुष समास, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययी भाव और नग समास होता है। ठीक है। सबको बारी बारी से देखते हैं कि कौन क्या होता है।
सबसे पहले है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब दो पद रहेगा, ठीक है, तो इसमें जो बाद का पद होता है यह प्रधान होता है तथा दोनों पद के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं। बीच में जो रहेगा वो आपका लुप्त हो जाएगा, उसे क्या कहेंगे? उसे तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के तौर पर देखिए, जैसे है तुलसीकृत, तुलसी से कृत जो है ये क्या हो गया आपका? तत्पुरुष समास हो गया। सराहत क्या हो गया? सर से आहत। राह खर्च क्या होगा? राह के लिए खर्च, तो ये क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। राजा का कुमार, राजकुमार, देखिए ये बीच का जो है यह लुप्त हो जा रहा है, राजकुमार ये हो गया, ठीक है। राह खर्च के लिए जो यहाँ देखिए यहाँ पर लुप्त हो गया राह खर्च, तो ये क्या हो गया आपका? तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं कि तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के जो होते हैं वह 6 भेद होते हैं, ठीक है। पहला कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, ये जो है सारे तत्पुरुष समास के भेद हैं। अब इसको बारी बारी से देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला है आपका कर्म तत्पुरुष समास। इसमें जो क्या होता है, इसमें कर्म कारक की विभक्ति जो को होता है, कर्म कारक की विभक्ति जो करने वाला होता है, जो को होता है, का लोप हो जाता है। क्या है? इसमें जो कर्म कारक की विभक्ति को है वह क्या हो जाता है? वह लोप हो जाता है। जैसे स्वर्ग प्राप्त, क्या हो गया? स्वर्ग को प्राप्त, तो ये जो को है ये लोप होके सीधा क्या हो रहा है? स्वर्ग प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कष्टापत्र, कष्ट को आपत्र, ये देखिए आपत्र मतलब प्राप्त करना होता है, तो ये को देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है? लुप्त हो जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा कर्म तत्पुरुष समास, ठीक है। अगला जो आपका है वह है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें करण कारक की विभक्ति जो होती है से करण कारक की विभक्ति होती है से या के द्वारा का लोप हो जाता है, ठीक है। से या के द्वारा जो लोप हो जाता है वह आपका हो जाता है करण तत्पुरुष समास, ठीक है। जैसे वाक युद्ध, वाक से युद्ध। आचार कुशल, आचार्य से कुशल। तुलसीकृत, तुलसी से कृत, ये देखिए से आपका यहाँ पर लोप हो रहा है। कपड़ छना, कपड़े से छना, ये से देखिए आपका क्या हो रहा है? लुप्त हो रहा है, ठीक है। तो ये जो सारे हो जाएंगे ये आपके करण तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास। अब ये क्या होता है? इसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए जो है वह लुप्त हो जाता है। अब जैसे देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। रसोई घर, रसोई के लिए घर, इत्यादि, ये सारे जो हो जाएंगे आपके संप्रदान तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ठीक है। अगला है आपका अपादान तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें जो है अपादान कारक विभक्ति जो होती है से, ये लुप्त हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दुरागत, दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से आंध। रण विमुख, रण से विमुख। देश निकाला, देश से निकाला, ये सारे जो हो जाएंगे आपके अपादान तत्पुरुष समास हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका संबंध तत्पुरुष समास। इसमें जो होता है संबंध कारक की जो विभक्ति होती है का, संबंध कारक का जो विभक्ति है का या के, की, ये सारे हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये लुप्त हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद्याभास, विद्या का अभ्यास। सेनापति, सेना का पति। पराधीन, पर के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार, ये सारे क्या हो गया? ये संबंध तत्पुरुष समास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है? इसमें जो है अधिकरण कारक की जो विभक्ति होती है में, अधिकरण कारक की विभक्ति जो होती है में जो है वह लुप्त हो जाती है। जैसे विद्याभास, विद्या का आभास। नेक्स्ट है गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। नरोत्तम, नरों में उत्तम, ये सारे आपके इसके उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है इसके लिए देखिए आपको कारक का भी ध्यान देना होगा कि कारक क्या है, तभी आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ये जो अधिकरण कारक आपको यहाँ दिख रहा है, इसमें संबंध कारक दिख रहा है, तो आपको क्या करना है? एक बार कारक भी पढ़ लेना, ये चीज़ें बहुत ही आसानी से समझ आएगी। और कारक का जो चैप्टर रेफरेंस वो मैंने पहले जो वीडियो है उसमें कवर कर चुका है, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं। इस पार्ट को समझने के लिए आपको पहला वाला पार्ट थोड़ा सा देखना होगा, ठीक है। अगला है आपका कर्मधारय समास, दूसरा भेद है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? जिस समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद में उपनाम, उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। अगर दूसरे शब्दों में कहना चाहें, कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं, ठीक है। इसका पहचान करने का क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका पहचान ये होगा कि विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान आदि आते हैं।
है जो या के समान आदि आएंगे वह आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर पद मतलब ये बाद का पद होगा फ्रेंड्स। बाकी उदाहरण में देख लेते हैं। इसके बाद ये भी आप देख करके समझ सकते हैं कि जिस तत्पुरुष समास के समस्त होने वाले पद समाधिकरण हो अर्थात विशेषण भाव को प्राप्त हो, कर्ता कारक के हों और लिंग वचन में समान हो, वहाँ जो है कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। फॉर एग्जाम्पल नवयुवक, नव है जो युवक, अभी मैंने आपको बताया कि है जो का बोध आता है, ये कौन सा हो जाएगा, ये आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। ये देखिए नव है जो युवक, है जो यहाँ आ रहा है, पीताम्बर, पित है जो अंबर, परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, ये आपके कर्मधारय समास हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कर्मधारय तत्पुरुष समास के भी भेद होते हैं। कर्मधारय तत्पुरुष समास के क्या है, 4 भेद हैं। ठीक है, कर्मधारय तत्पुरुष समास के जो है 4 भेद हैं। सबसे पहला है विशेषण पूर्व पद, विशेष पूर्व पद, विशेषणोभय पद और विशेष्योभय पद। सबसे पहले देखते हैं हम लोग विशेषण पूर्व पद। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, विशेषण पूर्व पद में जो होता है इसमें पहला पद विशेषण होता है। जैसा कि आप नाम से भी अर्थ लगा पाएंगे, इसमें जो पहला पद होता है वह विशेषण होता है। जैसे पित अंबर, पीताम्बर, परमेश्वर, परमेश्वर, नीली गाय, नीलगाय। इसमें जो देखिए पहला जो पद है वो क्या है, विशेषण है। नीली गाय, नीली जो है क्या है, विशेषण है। प्रिय सखा, प्रिय सखा हो जाएगा। तो इसमें जो प्रिय है क्या है, विशेषण है। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अगला है आपका विशेष्य पूर्व पद। विशेष पूर्व पद, इसमें क्या होगा, इसमें पहला पद, उसमें पहला पद विशेषण था, इसमें क्या होगा, पहला पद विशेष्य होता है। ठीक है, इस प्रकार के सामासिक पद अधिकतर संस्कृत में मिलते हैं, हिंदी में बहुत ही कम मिलेगा आपको, लेकिन हमें पढ़ना है तो पढ़ना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कुंवारी, कुंवारी लड़की। श्रमणा, संन्यास ग्रहण की हुई, जिसे कुमार श्रवणा आप कह सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका विशेषणोभय पद। विशेषणोभय पद क्या होता है, इसमें दोनों पद विशेषण होते हैं। पहला में क्या था, पहला में पहला पद विशेषण था, दूसरा में जो था पहला पद विशेष्य था। अब तीसरा भेद जो है इसमें क्या है, तीसरा भेद में है कि इसमें दोनों पद ही विशेषण होगा। जैसे नीलपीत, नीला और पीला, शीतोष्ण, ठंडा और गर्म, लाल पीला, भूरा, भला बुरा, दो चार, कृताकृत, ये सारे जो हैं दोनों पद क्या होंगे, दोनों पद ही विशेषण होंगे। ठीक है, अगला है आपका विशेष्योभय पद। इसमें क्या होगा, इसमें दोनों पद क्या होंगे, विशेष होंगे। जैसे आम गाछ, आम्र वृक्ष जिसको कह सकते हैं, बायस, ये सारे आपको संस्कृत में ज़्यादा मिलेंगे, हिंदी में बहुत ही कम मिलेंगे। नेक्स्ट आपका भेद है द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास, हमें मेन समास पर फोकस करना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डीप आपसे नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट तीसरा आपका जो है वह है द्विगु समास। द्विगु समास क्या होता है, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो, जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहेंगे, उसे द्विगु कर्मधारय समास कहेंगे। जैसे सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, दोपहर, दोपहरों का समूह, त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार जो है वह क्या कहलाता है, वह क्या कहलाता है, त्रिलोक कहलाता है। अब देखिए द्विगु समास के भी भेद होते हैं। इसके 2 भेद हैं। सबसे पहला जो है समाहार द्विगु समास। ठीक है, समाहार द्विगु समास, और है नेक्स्ट है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। ठीक है, तो सबसे पहला जो है आपका समाहार द्विगु समास। ये क्या होता है, समाहार द्विगु समास ये होता है, सबसे पहले देखिए समाहार का जो अर्थ होता है समुदाय होता है या एक जगह इकट्ठा या समेटना होता है। ठीक है, जैसे तीनों लोकों का समाहार क्या हो जाएगा, त्रिलोक हो जाएगा। 5 वटों का समाहार क्या होगा, पंचवटी हो जाएगा। 5 शेरों का समाहार क्या होगा, पसेरी हो जाएगा। और तीनों भुवनों का समाहार जो हो जाएगा वो त्रिभुवन हो जाएगा। तो ये आपका समाहार द्विगु समास हो गया। नेक्स्ट है उत्तर पद प्रधान द्विगु समास। इसमें जो होगा वो उत्तर पद जो होगा द्विगु के उत्तर पद, पहले देख लेते हैं क्या, इसमें उत्तर पद प्रधान होंगे। ठीक है, और उत्तर पद प्रधान द्विगु समास के हैं जो 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला जो है बेटा या उत्पन्न के अर्थ में, जैसे 2 माँ का द्वैमातुर या द्विमाता कह सकते हैं। 2 सूतों के मेल का जो होता है उसे क्या कहते हैं, उसे द्विसूती कहते हैं। या फिर जहाँ सचमुच ही उत्तर पद पर जोर हो, जैसे कि 5 प्रमाण, 5 प्रमाण, 5 हथड़ या हैंडल कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, पंच हथड़ कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका बहुब्रीहि समास। अब ये क्या होता है बहुब्रीहि समास फ्रेंड? बहुब्रीहि समास होता है, ये देखिए, एक मिनट, ये देखिए बहुब्रीहि समास है। ये क्या होता है? समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास में आए पदों को छोड़कर जब किसी अन्य पदार्थ की प्रधानता हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि जिस समास में पूर्व पद तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी प्रधान ना होकर कोई अन्य पद की प्रधानता हो उसे क्या कहेंगे? उसे बहुब्रीहि समास कहेंगे। जैसे कि दशानन, 10 मुंह वाला रावण, ये क्या हो गया? ये बहुब्रीहि समास हो गया। इसमें जो है, इसमें से दोनों पद में से कोई भी प्रधान नहीं है, कुछ तीसरा ही प्रधान है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए कि जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसमें बहुब्रीहि समास होता है। जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा आपका? शिव हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें से कोई सा भी पद प्रधान नहीं है, उसका जो प्रधान पद है वो कुछ और ही है। ठीक है, इसलिए जो शिव संकेत किया है तो वो जो है क्या है? वो है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं कि तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास में अंतर क्या होता है। देखिए तत्पुरुष समास और बहुब्रीहि समास में यह भेद है कि तत्पुरुष समास में जो है वह प्रथम पद द्वितीय पद का विशेषण होता है, जबकि बहुब्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय पद दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी तीसरे पद का विशेषण होता है। ठीक है, जैसे कि पीताम्बर जो है, पीताम्बर जो है पीला कपड़ा, कर्मधारय तत्पुरुष है, तो पित है अंबर जिसका, वह पीताम्बर, विष्णु जो है क्या है? वह बहुब्रीहि समास है। आई होप आप बात को समझ पा रहे होंगे। आगे देखते हैं कि बहुब्रीहि समास के भी भेद होते हैं। बहुब्रीहि समास के 4 भेद होते हैं। ठीक है, 4 भेद कौन सा है? समानाधिकरण बहुब्रीहि, व्यधिकरण बहुब्रीहि, तुल्य योग बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि। अब आपसे इतना डीप सवाल नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आगे आगे वाले चैप्टर पे मूव करते हैं। ठीक है, आगे वाले चैप्टर पे, सॉरी आगे वाले चैप्टर नहीं, एक और आपका बचा हुआ है। ये देखिए द्वंद्व समास आपका बचा हुआ, दो भेद और बचा हुआ है, वो देख लेते हैं हम लोग। एक हो गया आपका द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और या एवं लगता हो वह क्या होता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। एक बार और देख लेते हैं। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह क्या कहलाता है? वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे रात दिन, रात और दिन, सुख दुख, सुख और दुख, तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, अब द्वंद्व समास को पहचानने के लिए आप क्या कर सकते हैं? द्वंद्व समास को पहचानने के लिए देखिए दोनों पदों के बीच प्रायः योजक चिन्ह, जिसको आप हैफन कहते हैं, इस तरीके का चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, जैसे रात दिन में आपने रात लिखा और दिन लिखा, तो प्रायः जो है ये वाला चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। वह क्या आपका हो जाएगा? वह द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, द्वंद्व समास के देखिए 3 भेद होते हैं। कौन से होते हैं? इतरेतर द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो हम लोग ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है क्या आपका? नेक्स्ट है आपका जो समास है वह है अव्ययी भाव समास। ठीक है, क्या है? नेक्स्ट है आपका अव्ययी भाव समास। अब ये क्या होता है? अव्ययी भाव समास का लक्षण है जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। सरल अगर शब्दों में अगर समझना चाहें तो जिस समास का पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे क्या कहेंगे? उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। इस समास में क्या होता है? इस समास में समूचा पद जो होता है वह क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है और वही पद क्या होता है? प्रधान होता है। जैसे कि प्रतिदिन, यथासंभव, यथाशक्ति, बेकाम, भरसक इत्यादि, ये सारे जो हो जाएंगे आपका अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। ठीक है, इसका पहचानने का नियम ये आप लगा सकते हैं कि इसका पहचान जो है, पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि लगा रहेगा। यह आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव वाले समास हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। प्रतिदिन, यथाविधि, यथा कर्म, यथाशक्ति,
बेखटके, बेखबर, ये सारे आपके हो जाएंगे अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है आपका नंग समास। नंग समास क्या होता है? इसमें नहीं का बोध होता है, ठीक है। जैसे अनपढ़, नहीं पढ़ा हुआ, अनजान, जिसको नहीं पता है कुछ, अज्ञान, ये सारे जो हो जाएंगे आपके नग्न समास हो जाएंगे। तो ये रहा था आपका समास। आई होप आपको समास समझ में आया होगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लेंगे, दोबारा देखने पर आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है आपका फ्रेंड्स संधि विच्छेद। अब ये संधि विच्छेद क्या होता है? देखिए, दो वर्णों, स्वर या व्यंजन, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। दूसरे अर्थ में अगर समझना चाहें तो संधि का सामान्य अर्थ है मेल। क्या है? संधि का सामान्य अर्थ जो है वह मेल है। इसमें दो अक्षर मिलने से तीसरे शब्द का रचना होता है, ठीक है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे संधि कहते हैं। उन पदों को मूल रूप में पृथक कर देना क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। दो शब्द मिलेंगे उसे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। और यही शब्द को क्या है? अलग अलग कर देना ही क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है, ठीक है। जैसे हिम जोड़ आलय क्या हो जाएगा? हिमालय। हिमालय क्या है? संधि है। लेकिन अत्यधिक, अति जोड़ अधिक, ये क्या है? क्योंकि ये दोनों अलग हो गया तो यह क्या हो गया? यह संधि विच्छेद हो गया। हिमालय जो है वह संधि है, क्योंकि हिम और आलय को जोड़ करके बना है तो ये हिमालय है, संधि हो गया। और अत्यधिक को हमने क्या किया? दोनों मूल जो शब्द हैं उसको अलग कर दिए। अति और अधिक दोनों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है तो ये हमारा जो है यह क्या हो गया? यह संधि विच्छेद हो गया। इसके भी प्रकार होते हैं, प्रकार के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप एक बार देख सकते हैं। हो सके तो आपके क्वेश्चंस में, ये आपके एग्ज़ाम में ये सारे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना, एक बार उस पर नज़र दे देना। अब देखिए, संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। मुख्यतः जो वर्णों के आधार पर संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। सबसे पहले देख लेते हैं, बारी बारी से हम लोग तीनों के बारे में देखेंगे। सबसे पहला आपका स्वर संधि। स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों से उत्पन्न विकार अथवा रूप परिवर्तन को क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी क्या हो गया? विद्यार्थी। सूर्य जोड़ उदय, सूर्योदय। मुनि जोड़ इंद्र, मुनिंद्र। कवि जोड़ इंद्र, कवि जोड़ ईश्वर क्या हो गया? कवीश्वर। ये क्या हो गया? आपका स्वर संधि हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है? दो स्वर को मिलकर के जो विकार उत्पन्न हो रहा है, इसमें इसे क्या कहेंगे? इसे स्वर संधि कहेंगे। और स्वर संधि के क्या होते हैं? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, व्यवधि संधि, यौन संधि और अयादि संधि। तो देखिए, थोड़ा सा डीप इसमें जाएंगे क्योंकि संधि विच्छेद करने में हमें बहुत ही आसानी होगी। तो दीर्घ संधि होता है सबसे पहले। इसका जो नियम है, दो सवर्ण स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, ठीक है। यदि अ आ, थोड़ा सा ध्यान देंगे, यदि अ आ ह्रस्व दीर्घई हर्षऊ और दीर्घऊ और री के बाद वे ही हर्ष या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर आ ई उ री हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे आप ये समझते हैं कि छोटी आ की मात्रा और छोटी आ की मात्रा अगर दोनों मिला तो क्या हो जाएगा? बड़ी आ की मात्रा बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अत्र जोड़ अभाव, यहाँ पर देखिए दोनों में त्र में अ है और अ में भी अ है, ठीक है। तो अ और आ मिल करके यहाँ बन गया आ। देखिए, अत्र में जो है यहाँ पर मात्रा, ये बड़ी आ का मात्रा है, ठीक है। तो अ और आ मिलकर क्या बन गया? आ बन गया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका छोटी अ की मात्रा और बड़ी आ की मात्रा, दोनों मिलकर क्या बनेगा? दोनों मिलकर ही बड़ी आ की मात्रा बनेगा। फॉर एग्जाम्पल शिव जोड़ आलय, वो में जो है वो छोटी अ की मात्रा है, छुपी हुई रहती है, ये आप सबको मालूम है। और आ ये बड़ी आ की मात्रा है, ये तो दोनों मिलकर क्या बन गया? यहाँ देखिए, वो में बड़ी आ की मात्रा है, वो जो है इसमें क्या है? बड़ी आ की मात्रा है, तो क्या हो गया? ये शिवालक। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। ये क्या हो गया? यहाँ पर जितना भी सारा है, देखिए अ प्लस आ, बड़ा आ की मात्रा बन गया, तो ये सारे जो है वह स्वर संधि, दीर्घ संधि हो जाते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर संधि हो जाते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। बाकी उदाहरण आप देख सकते हैं, छोटी ई प्लस छोटी ई क्या हो जाती है? बड़ी ई। इस तरीके से हो जाती है, आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं क्या है। अगला है आपका अयादि संधि, ठीक है। अयादि संधि है, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है,
थोड़ा सा बीच का है जो छूट गया है वो मैं आपको कवर अप कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अयादी संधि। अयादी संधि क्या होता है, इसका जो नियम है, यदि ए ऐ ओ औ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो क ए का ऐ, ख ए का आय, ग ओ का अब, घ औ का आव हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। क्या करना है, उदाहरण से हम लोग समझते हैं। उदाहरण है कि ने जोड़ अन क्या हो जाता है, नयन हो जाता है। चे जोड़ अन क्या होता है, चयन हो जाता है। शे जोड़ अन शयन, श्रो जोड़ अन श्रवण हो जाता है, ठीक है। पद में र होने के कारण न का ण हो जाता है, ठीक है। अगर र रहा तो क्या हो जाएगा, न का जो है वह ण हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं भेद अपना। अगला है आपका व्यंजन संधि। अब व्यंजन संधि क्या होता है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सॉरी, व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। इसके कुछ नियम है। अब नियम क्या क्या है वह भी देख लेते हैं। नियम है कि यदि म के बाद कोई व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार हो जाता है, या वह बाद वाले वर्ग के पंचम वर्ग में भी बदल सकता है। जैसे अहम जोड़ आकार क्या हो गया, अहंकार हो गया, अहंकार हो गया, ठीक है। पम जोड़ चम क्या हो गया, पंचम हो गया। सम जोड़ गम क्या हो गया, संगम हो गया, ठीक है। यदि तो में देखिए, यदि तो द के बाद ल रहे तो द ल में बदल जाते हैं, ठीक है। और न के बाद ल रहे तो न का अनुशासिक के बाद ल हो जाता है। जैसे उत जोड़ लास क्या हो गया, उल्लास। महा जोड़ लाभ क्या हो गया, महालाभ, ठीक है। नेक्स्ट है यदि क च ट त प म के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, य र ल या कोई स्वर आए तो क च ट त प के स्थान में क्या है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, ठीक है। जैसे दिक जोड़ गज क्या हो गया, दिग्गज हो गया। सत जोड़ वाणी सदवानी हो गया। अब देखिए ये जो है सत जोड़ वाणी क्या हो जाएगा, सदवानी हो जाएगा। अच जोड़ अंत क्या हो जाएगा, अजंत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप ध्यान दे करके इसको बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है यदि क च ट त प के बाद में न या म आए तो क च ट त प अपने वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाते हैं, ठीक है। ध्यान देने वाली आपको बात यह है कि कौन सा किस में बदलता है, ठीक है। जैसे वाक जोड़ में क्या हो गया, वाड में हो गया। यहाँ क्या है, अपने वर्ग के पंचम वर्ग में बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर क है, ठीक है, क है तो अपने वर्ग के जैसे क ख ग घ ग ये हो गया, तो ये इसमें क्या हो, पंचम वर्ग में बदल, क जो है यह पंचम वर्ग में बदल गया। ये देखिए क जो है ये ड बन गया। अपमय प का देखिए पंचम वर्ग में बदल गया, प फ ब भ म पंचम म हो गया। तो ये प जो है म में बदल गया। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये क्या है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट जो है सकार और तवर्ग का शकार और चवर्ग के योग में शकार और चवर्ग तथा शकार का टवर्ग के योग में शकार और टवर्ग हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा बट एग्जाम्पल से हम लोग समझ सकते हैं। जैसे श जोड़ श क्या हो जा रहा है, ये हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल रामस जोड़ सेते क्या हो रहा है, रामस सेते। च प्लस तो प्लस च बन करके क्या बोल रहा है, जैसे सत जोड़ चित क्या हो रहा है, सचित हो रहा है। तो और छ मिलके क्या बन रहा है, महत जोड़ छात्र क्या हो रहा है, महाछत्र हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। अगला जो है आपका, यदि वर्णों के अंतिम वर्णों को छोड़कर शेष वर्णों के बाद ह आए तो ह पूर्ण वर्ण के वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो जाता है और ह के पूर्व वाला वर्ण जो होता है अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। जैसे उत जोड़ हत क्या हो रहा है, उद्धत हो रहा है। उत जोड़ हार क्या हो रहा है, उधार हो रहा है। वाक जोड़ हरि क्या हो रहा है, वाघहरी हो रहा है। ये किस में बोला था कि तृतीय में बदलेगा, तो क ख ग तृतीय कौन हो रहा है, ग हो रहा है। तो वाक क जो है वह ग में बदल गया, ठीक है। अगला है आपका हर स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले च जुड़ जाता है। ध्यान देना आपको, यदि हर स्वर के बाद छ हो तो छ क्या होता है, छ के पहले च जुड़ जाता है। दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर यह विकल्प से होता है। जैसे परिच्छेद क्या हो गया,
परिच्छेद, साला प्लस छादन क्या हो गया, साला छादन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विसर्ग संधि। तीसरा जो है हमारा भेद वह हो गया विसर्ग संधि। अब ये विसर्ग संधि क्या होता है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें, स्वर और व्यंजन के मेल से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। इसका भी कुछ नियम है। अब नियम कौन कौन सा है, सबसे पहला जो है, यदि विसर्ग के पहले अ आए और उसके बाद वर्ग तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण आए या य र ल व ह रहे तो विसर्ग का उ हो जाता है। क्या हो जाता है, विसर्ग का उ हो जाता है। और उ पूर्ववर्ती अ से मिलकर गुण संधि द्वारा ओ हो जाता है। थोड़ा सा ध्यान देना है। फॉर एग्जाम्पल, मनः जोड़ रथ क्या हो गया, मनोरथ हो गया। क्या हो गया, मनोरथ हो गया। सरह जोड़ ज सरोज हो गया। मनः जोड़ भाव मनोभाव हो गया। ठीक है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट है कि यदि विसर्ग के पहले ईकार या उकार आए और विसर्ग के बाद वर्ण क ख ग घ प क ख प फ हो तो विसर्ग क्या है, श हो जाता है। जैसे नि जोड़ कपट, यह देखिए क है तो क्या हो गया, इसका श हो गया, निष्कपट हो गया। नि जोड़ फल फ आया तो क्या हो गया, निष्फल। नि जोड़ पाप प आया तो क्या हो गया, निष्पाप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और पूरे क ख प फ में कोई वर्ण हो तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रातःकाल ही रहेगा। पयः जोड़ पान क्या हो गया, पयःपान हो जाएगा। ठीक है, अगला है आपका कि यदि ई ऊ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद र आए तो ई ऊ का ई ऊ हो जाएगा, बड़ी मात्रा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि निरह जो नि जोड़ रव क्या हो जाएगा, नीरव हो जाएगा। नि जोड़ रस नीरस हो जाएगा। ठीक है, अगला है देखिए आपका, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आए और विसर्ग के बाद कोई स्वर हो या किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ या पंचम वर्ण हो या य र ल व ह हो तो क्या होगा, तो विसर्ग के स्थान में र हो जाता है। जैसे निह जोड़ उपाय निरुपाय, निह जोड़ झर निर्झर, निह जोड़ जल निर्जल, ये सारे आपके हो जाएंगे। ठीक है, अगला है आपका यदि विसर्ग के बाद च छ श हो तो विसर्ग का श जो है ट ठ या स हो तो श और त थ स हो तो स हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से ध्यान देंगे, यदि विसर्ग के बाद च छ स हो तो विसर्ग का जो श है ट ठ श हो तो श और त थ स जो है तो क्या हो जाएगा, वो श हो जाएगा। ठीक है, जैसे निह जोड़ चय निश्चय, निह जोड़ छल निश्चय, निह जोड़ तार निस्तार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है और लास्ट है आपका कि यदि विसर्ग के आगे पीछे अ हो तो पहला और विसर्ग मिलकर ओ हो जाता है और विसर्ग के बाद वाले अ का लोप हो जाता है। ठीक है, तथा उसके स्थान पर लुप्तकार का चिन्ह ये लगता है। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, जैसे प्रथमः जोड़ अध्याय प्रथमोध्याय, यह लगभग आपको संस्कृत में ही मिलेगा, हिंदी में बहुत ही कम मिलेगा। ठीक है, फिर भी पढ़ते हैं हम लोग। मनः जोड़ अभिलषित क्या होगा, मनोभिलषित। यशः जोड़ अभिलाषी यशोभिलाषी। ये था फ्रेंड्स आज का, यह आपका लास्ट संधि का हो गया। सो फ्रेंड्स, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं आया। और लास्ट में मैं बोलूँगी फ्रेंड्स, हमेशा कहती हूँ कि यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लास्ट में एक लाइक ज़रूर करिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यदि अभी जिनका भी एग्ज़ाम बाकी होगा, 3 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज मैंने चला रखा है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। एग्ज़ाम देने से पहले आपको आइडिया लगेगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे सवाल पूछे जा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ का चाहिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।